के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया पीएम मोदी का स्वागत, कई परियोजनाओं की दी पीएम मोदी ने सौगात। दिल्ली में आयुष्मान कार्ड योजना की हुई शुरुआत, जेपी नड्डा और सीएम रेखा गुप्ता ने वितरित किया आयुष्मान कार्ड। नड्डा ने कहा, यह दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम। मुंबई 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहुवर राणा को एनआईए की कस्टडी, अमेरिका से भारत लाया गया आरोपी, हमले के दौरान कई लोगों की हुई थी मौत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट का बिहार दौरा, कहा पलायन रोको नौकरी तो कांग्रेस पार्टी का नारा है, इसके माध्यम से हम प्रदेश की सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। फरीदाबाद दौरे पर रहे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, नशा मुक्ति हरियाणा के लिए साइक्लोथॉन को दिखाई हरी झंडी, हरियाणा को नशा मुक्त बनाने का संकल्प। हेडलाइंस के बाद अब खबरों की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला वाराणसी दौरा है। तो वहीं पीएम मोदी ने करोड़ों रुपए की 44 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया। हैंड ब्लॉक प्रिंट पर राधा कृष्ण की लीलाओं से आच्छादित और इसी क्रम में एक स्मृति चिन्ह भी उन्हें प्रदान करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप सबकी करतल ध्वनि के प्रणाम के साथ वाराणसी की रजिस्टर्ड जीआई कास्ट कला से निर्मित ये कमल छतरी माननीय प्रधानमंत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट करते हुए सादर अभिनंदन, स्वागत और वंदन। ये कमल छतरी कास्ट कला का अप्रतिम उदाहरण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री। और साथियों, जब आपने हमें तीसरी बार आशीर्वाद दिया तो हमने भी आपको सेवक के रूप में स्नेह स्वरूप अपने कर्तव्य को निभाया है और कुछ लौटाने का नम्र प्रयास किया था। मेरी गारंटी थी बुजुर्गों का इलाज मुफ्त होगा। इसी का परिणाम है आयुष्मान वय वंदना योजना। ये योजना बुजुर्गों के इलाज के साथ ही उनके सम्मान के लिए है। अब हर परिवार के 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग, चाहे उनकी आय कुछ भी हो, मुफ्त इलाज के हकदार है। वाराणसी में सबसे ज्यादा करीब 50,000 वय वंदना कार्ड यहां के बुजुर्गों तक पहुंच गए हैं। ये कोई आंकड़ा नहीं, ये सेवा का, एक सेवक का नम्र प्रयास है। अब इलाज के लिए जमीन बेचने की जरूरत नहीं। अब इलाज के लिए कर्ज लेने की मजबूरी नहीं। अब इलाज के लिए दर दर भटकने की बेबसी नहीं। अपने इलाज के
पैसा का चिंता मत करा। आयुष्मान कार्ड से आपके इलाज के पैसा अब सरकार दी। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटहड़ रेलवे स्टेशन से कश्मीर तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएगी। ये ट्रेन मार्ग कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल मार्ग का सपना साकार करेगा। USBRL परियोजना के तहत 70 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। इसी को लेकर दिल्ली में रेलवे बोर्ड के सूचना और प्रचार विभाग के कार्यकारी निर्देशक दिलीप कुमार ने कहा कि कश्मीर तक ट्रेन चले ये हर भारतीय का सपना रहा है। इसके लिए हमने लंबी तैयारी की है और अब USBRL सेक्शन बनकर तैयार है। कश्मीर तक ट्रेन चले यह सपना हर भारतीय का रहा है और इसके लिए हम लोगों ने लंबी तैयारी की है। इसके बाद अब यह जो खंड है 272 किलोमीटर का USBRL प्रोजेक्ट यह बन करके तैयार हो गया है और इस खंड में कई विशेषताएं हैं और इसी महीने से इस खंड पर रेलगाड़ियों के परिचालन की योजना बनाई गई है। ज्योग्राफिकली आप देखें तो ये काफ़ी टफ टेरेन रहा है, भौगोलिक दृष्टि से बहुत मुश्किल है क्योंकि हिमालय जो है वह न्यू माउंटेन्स है। न्यू माउंटेन्स में किसी प्रकार का सुरंग बनाना या ब्रिज बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है। तो लेकिन हमारे इंजीनियरिंग ने नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हुए, नए विजन के साथ काम करते हुए इस कार्य को संपादित किया है। ये जो सेक्शन है पूरा 272 किलोमीटर का, इसमें से 119 किलोमीटर जो है टनल है। टनल की कुल संख्या की बात की जाए तो 38 टनल्स हैं, जबकि 927 पुल इस खंड पर हैं। ये जो 927 पुल हैं इनकी कुल लंबाई करीब 13 किलोमीटर है। जो टनल हैं उसमें से सबसे लंबा टनल जो है T49 वो 12.75 किलोमीटर का लंबा है, यानी कि उस टनल को पार करने में 8 से 10 मिनट का समय लगेगा और लगातार लोग 12 से 13 किलोमीटर की जो दूरी है वह सुरंग से होकर करके गुजरेंगे। तो अपने आप में एक नया अनुभव यात्रियों को मिलेगा क्योंकि इतना बड़ा टनल से अभी तक भारत में कोई रेलवे लाइन नहीं गुजरती है। जो कुछ दूसरे अच्छे फीचर्स इस पुल से इस पूरे खंड पर हैं उसमें एक चेनाब नदी पर बना हुआ पुल भी है जो कि आपके एफिल टावर से भी ऊंचा है। एफिल टावर से एक्चुअली ये 35 मीटर ऊंचा पुल है जो कि बनकर के तैयार हो गया है। 1315 मीटर लंबा ये पुल है जिसका जो मेन एरिया है वो 467 मीटर का है। तो इससे गुजरना भी एक ऐतिहासिक अनुभव होगा। इसकी ऊंचाई जो है 359 मीटर है जो कि कुतुब मीनार से यदि तुलना करें तो कुतुब मीनार से 5 गुना से भी ज़्यादा ऊंचा पुल है चेनाब पुल। तो ये ट्रेन वहाँ से गुजरेगी। अंजीखट ब्रिज भी है जो कि एक केबल स्टेड ब्रिज है और वह भी करीब 400 मीटर से ज़्यादा लंबा है। तो जम्मू से बारामूला तक का ये जो पूरा एरिया है जिसमें कि 326 किलोमीटर से है, लेकिन USBRL प्रोजेक्ट जो है वो 272 किलोमीटर है। तो ये पूरा एरिया धार्मिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से और सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर की कनेक्टिविटी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस पूरे प्रोजेक्ट को देश को डेडिकेट करने वाले हैं और इससे न सिर्फ कश्मीर के लोगों को बल्कि जम्मू के लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा और सारे देश के लोगों को फ़ायदा होगा। जो लोग कश्मीर का भ्रमण करना चाहते हैं एज ए टूरिस्ट, धरती के जन्नत की सैर करना चाहते हैं, वह अब रेल मार्ग से वहाँ पर जा सकेंगे और यह अपने आप में बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही सेटिस्फेक्शन की बात है। कोई टेंटेटिव तिथि निर्धारित की गई? जी, हमारी तैयारी है और अभी जो प्लानिंग है उसके हिसाब से 19 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी इस पूरी परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सर, अगर हम एक रेलवे की तरफ से अगर आकलन किया गया हो कि कितना फुटफॉल हो सकता है अगर जो खंड है जुड़ जाता है तो कितना फुटफॉल बढ़ने की संभावना है रेलवे के द्वारा? देखिए, अभी जो योजना है अभी हम लोग कश्मीर घाटी में करीब 25 गाड़ियां चला रहे हैं और उन गाड़ियों से काफ़ी लाभ मिला। सांगलदान तक हम लोग गाड़ियों का परिचालन भी कर रहे हैं बारामूला से और उसमें सारी गाड़ियां हमारी फुल जा रही है। तो इसमें भी हमारी पूरी उम्मीद है कि जो ट्रेनें हम लोगों द्वारा परिचालित की जाएगी उसका लाभ देशवासी उठाएंगे और जो अभी से ही जिस प्रकार का इंटरेस्ट लोग दिखा रहे हैं उससे हमें यकीन है कि जितनी भी गाड़ियाँ जाएंगी वो 100% कैपेसिटी के साथ चलेगी। जो इनॉग्रल डे होगा उसके लिए क्या प्लानिंग है, किस तरह से ट्रेन चलाई जाएगी उस दिन? परियोजना के प्रारंभ की तिथि में हम लोगों ने 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन की योजना बनाई है। एक वंदे भारत ट्रेन श्रीनगर से चलेगी और दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वह कटरा से श्रीनगर के लिए चलेगी। तो इन दोनों गाड़ियों का परिचालन पहले दिन होगा और उसके बाद इस रेलखंड को आम यात्रियों के लिए, कमर्शियल सर्विसेज के लिए खोला जाएगा। जो चूंकि ये जो रेलखंड है पूरे देश से ये जब नेटवर्क जुड़ जाएगा
एक सवाल उठता है, चूंकि जैसा आपने बताया कि वहाँ का जो भौगोलिक परिस्थिति है वो थोड़ी अलग है, बर्फबारी भी होती है, हमने देखा है ट्रैक पर बर्फ गिरते हुए देखा है, तो कुछ स्पेशल डिजाइन किया गया जो ट्रेनें कश्मीर तक जाएंगी देश के अलग अलग हिस्सों से, उनके लिए कुछ अलग डिजाइनिंग की गई है? वंदे भारत अपने आप में एक एडवांस टेक्निक से युक्त गाड़ी है और इसमें कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं, लेकिन जो कश्मीर के लिए दो रेक हम लोगों ने बनाया है उसमें अतिरिक्त सेफ्टी फीचर्स और पैसेंजर एमिनिटीज़ के भी अतिरिक्त आइटम्स जो हैं वो जोड़े गए हैं। जो सेफ्टी फीचर जोड़े गए हैं, एक तो उसका डायनेमिक ब्रेकिंग सिस्टम है जिसको और स्ट्रॉन्ग किया गया है, यानी कि ट्रैक पर यदि पत्थर भी पड़ा हुआ हो तब भी जो उसका ब्रेकिंग सिस्टम है वो काम करता रहेगा, इसकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो ग्लासेस यूज़ किए गए हैं कश्मीर वाले वंदे भारत एक्सप्रेस में, वह सामान्य वंदे भारत एक्सप्रेस की तुलना में 3 से 4 गुना ज़्यादा मजबूत है। जब बर्फबारी भी होगी, तेज़ बर्फबारी होगी, उस कंडीशन में भी जो ड्राइवर के कैब का या लोको पायलट के जो कैब का जो ग्लास है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह से जो पैसेंजर एरिया में हम लोगों ने बड़े बड़े ग्लासेस लगाए हैं ताकि यात्री जो है बर्फबारी के समय या आम दिनों में भी कश्मीर और कश्मीर की जो वादियों का नज़ारा अच्छी तरीके से ले सकें, बर्फबारी का भी आनंद ले सकें और जो वहाँ की ब्यूटी है उसको भी अपने हृदय में समाहित कर सकें। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद विकास के काम शुरू हो चुके हैं। इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम है। मैंने 5 तारीख को कहा था कि ये कार्यक्रम हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ रेखा गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के काम करने के लिए केंद्र सरकार से बहुत बड़ी सहयोग राशि मिली है। आयुष्मान योजना के लिए लागू होने के इस अवसर से दिल्ली के लोगों को 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। आज से आयुष्मान भारत लागू हो गया दिल्ली में, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और दूसरा कि आज आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पीएम अभीम, ये योजना भी आज MOU साइन हो करके वह भी दिल्ली में लागू हो गया। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जहाँ तक आयुष्मान भारत का सवाल है, आप देखिए कैसी विडंबना रही होगी कि यह दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम। और मैंने पहले भी शायद 5 तारीख को कार्यक्रम में कहा था कि ये 5 तारीख को मैंने कहा था कि यह कार्यक्रम हेल्थ एश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। इसमें सरकार इस बात का एश्योर करती है कि तुम्हारा 5 लाख रुपए का हेल्थ का कवरेज भारत सरकार देगी, और उसमें आज दिल्ली ने 5 लाख रुपए और जोड़ दिए तो 10 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज का प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से यह विजन प्रधानमंत्री मोदी जी का रहा, जिसके कारण आज लगभग 62 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, 62 करोड़ लोगों को। यह जब स्कीम शुरू हुई थी तो उस समय 55 करोड़ लोग थे। बाद में 36 लाख परिवारों को जोड़ा गया, जो आशा वर्कर्स, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स, जो आंगनवाड़ी हेल्पर्स। और अभी 28 अक्टूबर 2024 को जब प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो इस देश के 70 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को जोड़ा गया और 6 करोड़ के आसपास उन लोगों को इसमें शामिल किया गया है। इस स्कीम के तहत अभी तक 2018 से लगभग 8 करोड़ 19 लाख पेशेंट्स, गरीब लोग, उनका इलाज हो चुका है और 1.26 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं भारत सरकार के इलाज के लिए। आप समझिए कि 1.26 लाख करोड़
8 करोड़ हमारे 19 लाख लोग जिनको हॉस्पिटल में एडमिशन मिला, ये वैसे लोग थे जो कभी हॉस्पिटल जाने की ताकत भी नहीं रखते थे। ये वैसे लोग हैं जो ये मान लेते थे कि किस्मत ने उनको इसी तरीके से जीने को कहा है, इसलिए वो बस अब बिना इलाज के चलेंगे। ऐसे लोगों के, गरीब लोगों के घर में फिर से रोशनी लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये हम प्रोग्राम का विषय है। आज का दिन हमारे उत्सव जैसा है कि दिल्ली को आयुष्मान भारत के साथ साथ पीएम अभीम योजना के तहत हेल्थ सेक्टर में काम करने के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग राशि केंद्र सरकार की ओर से मिली है। 2400 करोड़ रुपए का अनुदान जो केंद्र की ओर से दिल्ली सरकार में हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया है, ये हम सब के लिए बड़े ही खुशी का मौका है। और आयुष्मान योजना के लागू होने का ये अवसर, जब दिल्ली की जनता को 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है मिल पाएगा, और वो भी किसी भी प्राइवेट और सरकारी संस्थान जो कि इस योजना के तहत रजिस्टर्ड किए गए हैं। पूरे देश में 36,000 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो यहाँ रजिस्टर्ड हैं। आप दिल्ली में, आप चाहें दिल्ली से बाहर जाकर के इलाज ले सकते हैं। ये सच में दिल्ली के लिए सौभाग्य की बात है कि आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आयुष्मान योजना, पीएम अभीम योजना दिल्ली में लागू हो पा रही है और दिल्ली की जनता अब स्वास्थ्य लाभ ले पाएगी। अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे और इसमें और भी अच्छी बात ये, जो हमारे वयोवंधन योजना जो है, जिसमें 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग, एक बुजुर्ग जो दिल्ली का है उसका इसका एनरोलमेंट इस योजना के तहत होगा और उनको पूरा इलाज अब सरकार की ओर से दिया जाएगा। उनको किसी भी चीज़ के लिए, अपने किसी भी स्वास्थ्य के लाभ के लिए किसी और की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। सरकार उनकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू होने के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। इसी को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान कार्ड वितरित किए हैं। हम अगले साल तक दिल्ली में 1100 आरोग्य केंद्र खोलने जा रहे हैं। तो वहीं इसी को लेकर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार और अभिनंदन करती हूँ। दिल्ली की जनता को वो खुशी मिलने वाली है कि उसकी कल्पना से ही एक इंसान को खुशी होगी। अभी आज से आयुष्मान योजना लागू हो गई। आज कार्ड भी दिया हमारे राष्ट्रीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने, हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी ने और रेखा गुप्ता जी की उपस्थिति में हम सब उपस्थित रहे। हम दिल्ली में अगले साल भर के अंदर 1100 आरोग्य सेंटर, ऐसे अस्पताल जहां पे आपको बड़ी बड़ी बीमारियों का भी इलाज हो सके, उसको खोलने जा रहे हैं। इस दिल्ली में जो भी 70 प्लस का बुजुर्ग है वो तुरंत अपना आयुष्मान ऐप पे जाकर के कार्ड बना सकता है। 2,25,000 परिवार को हम अभी से आयुष्मान योजना के लिए चिन्हित कर चुके हैं। कुछ को हमने कार्ड दिया, कुछ को मिल जाएगा उनके हम लोग अपने अपने लोकसभा में इसका कैंप लगाएंगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कुछ लोग बीमारी होने पे अस्पताल की तरफ देखते ही नहीं थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। अब वो अच्छे से इलाज कराएंगे क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री नड्डा जी का, हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का आभार और अभिनंदन करती हूँ। ये मुहिम दिल्ली में लागू हो पाई है केवल और केवल दिल्ली के देवतुल्य मतदाता के कारण, क्योंकि वरना तत्कालीन सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि आयुष्मान भारत दिल्ली में लागू ना हो। इसके लिए तो भाजपा के सभी सांसदों को जाकर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ा था।
आज पीएम अभीम दिल्ली में लागू हुई है। 5 अप्रैल को नड्डा जी ने दिल्ली में पीएम जन आरोग्य योजना, आयुष्मान जन आरोग्य योजना लागू करी थी। इसका अर्थ है कि अब दिल्ली वासियों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो 70 वर्ष से बड़ी उम्र के हैं, उनको, वो चाहे किसी भी आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, उनको 10 लाख रुपए तक का इलाज मिलेगा। और पूरी दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ करने के लिए आज दिल्ली को 2400 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली को भेंट करी है, वो भी महावीर स्वामी जी की जयंती के शुभ अवसर पर। मुंबई 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत आ गया है। एनआईए ने उसे कोर्ट में पेश करके 18 दिन के रिमांड पर लिया है। अब तहव्वुर राणा से गहनता से पूछताछ की जाएगी। संभावना है कि राणा कई राज खोलेगा और कई संदिग्ध आरोपियों के नाम भी सामने आएंगे। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहव्वुर राणा के वकील ने कहा, एनआईए ने 20 दिनों की हिरासत मांगी थी और काफी विचार विमर्श के बाद अदालत ने 18 दिनों की हिरासत दी है। अगर एनआईए को और समय चाहिए तो वो भी आवेदन करेगी। Basically, NIA sought 20 days police custody, and after a lot of deliberation, the court said that they've given 18 days police custody, and uske baad he'll be brought back. And if NIA wants more time, then they'll move an application. Any special instructions given to NIA regarding a medical test and food will special? There was nothing about food, but for medical, they've been told that a comprehensive medical test would be done when he is taken into custody and before he is brought back to court at the end of the remand. And in the meantime also, all his medical requirements will be taken care of. And has he himself made any statement before the judge during the proceeding? He has requested that anybody representing him in court, the lawyers, especially since we are from DLSA, we are doing our duty, so that public outrage should not be there against the lawyers, because at the end of the day we are just there to protect the civil rights of anybody who is coming into courts. मुंबई 26/11 हमले के मास्टरमाइंड को भारत लाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से ऐसे आतंकवादी को देश में लाने का काम किया है। इससे पहले पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों के गिरोह की कई परतें खुलेगी। ये तहब्बुर राना हो या तसब्बुर राना हो, जो भी आतंकवादी घटनाएं घटा था कांग्रेस के समय 26/11/2008, नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका से पकड़ करके ऐसे आतंकवादियों को लाने का काम किया देश में। अब इससे कई परत उठेंगे पाकिस्तान के गुंडागर्दी का, पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों के गिरोह का, ये पर्दा उठेगा। ये 2008 में घटना घटी थी। मोदी जी का संकल्प है, चाहे देश के अंदर उग्रवादी हो, चाहे आतंकवाद हो, इसकी समाप्ति। आज देखिए देश के अंदर कहीं आतंकवादी घटना नहीं हो रहा। पहले हर राज्य में, कभी तमिलनाडु में, कभी आंध्र में, कभी बम्बई में, कभी इधर, मोदी जी आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस है। हम जश्न नहीं मनाते हैं, हम कार्रवाई करते हैं। नरेंद्र मोदी कार्रवाई करते हैं, देश के लिए करते हैं, देश के अमन चैन के लिए करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी को चाहने वाले लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मोदी आतंकवाद पर नकेल कस। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बिहार दौरे के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट बिहार दौरे पर है। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि पलायन रोको नौकरी दो कांग्रेस पार्टी का नारा है। इसके माध्यम से हम प्रदेश की सरकार को ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। पलायन रोको नौकरी दो, ये कांग्रेस पार्टी का एक नारा है। उस नारे और यात्रा के माध्यम से
प्रदेश की सरकार का हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जिस प्रकार की उथल पुथल की राजनीति हो रही है और प्रदेश में जो शासन चला है जनता ने खूब देख लिया और नौजवानों के प्रति जो बेरुखी इस प्रदेश सरकार की है वो पूरी जग जाहिर हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी, युवक कांग्रेस, NSY, ये तमाम जो हमारे नौजवानों की जमात है, इन्होंने सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करी है। आज उस यात्रा का समापन है। हमारी एक ही मांग है कि आप घोषणाएं करते हैं, वादे देते हैं, जुमले करते हैं, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, इन्होंने अगर एक सबसे बड़े वर्ग की अनदेखी की है वो नौजवान तबका है। चाहे पेपर लीक हो, चाहे परीक्षा में धांधलीबाजी हो, चाहे नौकरी में धोखा दिया हो, लेकिन लाखों करोड़ों नौजवानों के अरमानों पर जो पानी फेरा है प्रदेश सरकार ने, उसका जवाब मांगने, जनता को विश्वास दिलाने कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और पूरा संगठन हमारा नौजवानों के साथ खड़ा है, उनको संबल देने के लिए, ताकत देने के लिए, विश्वास जताने के लिए यात्रा निकाली गई है। यात्रा के समापन के अवसर पर मैं यहाँ पर आया हूँ। तमाम नेतागण, हमारे प्रभारी कृष्णा जी, हमारे अध्यक्ष जी, हम सब मिलकर नौजवानों में उत्साह और विश्वास पैदा करेंगे कि कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि सरकार ने अब तक जो चुनाव जीतने का गणित बिठाया है, सिर्फ और सिर्फ जातिगत राजनीति करी है, पाले बदले हैं। केंद्र सरकार ने जो बिहार को वादे किए थे, लगातार उन पर पानी फेरा है। तो हम जवाब मांगने का काम करेंगे। युवा कांग्रेस, NSY, चाहे विधानसभा हो, चाहे मुख्यमंत्री का निवास हो, हर जगह लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, अहिंसा वाले रास्ते पर चलते हुए जोर शोर से पूरे दम के साथ प्रदर्शन करेंगे। लोग कह रहे कि पलायन आप ही लोग के राज में शुरू हुआ था सर। कौन सत्ता में 11 साल से केंद्र में और कौन शासन चला रहा है यहाँ सालों साल से बिहार में, सब जानते हैं। कितनी बार जनता ने मौका दिया, हर बार जुमले, झूठे वादे और झूठे आश्वासन के अलावा नौजवानों को कुछ नहीं मिला। और आज वो समय आ गया है कि नौजवानों को न्याय हम दिलाए, उसके लिए कांग्रेस पार्टी तत्परता से खड़ी है। इससे कितना फायदा होगा कांग्रेस को? नुकसान फायदा हो ना हो, हमारा जो संकल्प है, जो प्रतिबद्धता है नौजवानों के प्रति, राहुल गांधी जी कई बार कह चुके हैं, खड़गे साहब कह चुके हैं कि देश में नौजवानों की जो भागीदारी, हिस्सेदारी है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है। और चुनाव तो देखो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है कि सब वर्गों को साथ लेंगे, किसानों को, महिलाओं को, लेकिन विशेष रूप से नौजवानों के साथ आज जो धोखाधड़ी हुई। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी फरीदाबाद के दौरे पर रहे, जहां सीएम सैनी ने सेक्टर 12 से नशा मुक्त हरियाणा के लिए साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एक आवाज, भारत माता के जय। बहुत ही सम्मान के योग आज इस साइक्लोथॉन 2.0 ड्रग फ्री हरियाणा, जो आज फरीदाबाद में ये पहुंची थी, आज के इस शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल जी, खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर जी, हमारे बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा जी, बड़खल से हमारे विधायक दिनेश अदलखा जी, NIT के हमारे विधायक सतीश फागना जी, हमारी फरीदाबाद की मेयर श्रीमती प्रवीण जोशी जी, संदीप जोशी जी, जिला के हमारे अध्यक्ष पंकज रामपाल जी और बल्लभगढ़ के हमारे अध्यक्ष सोहन पाल जी, हमारे जिला प्रशासन के अधिकारीगण, उपायुक्त महोदय और हमारे जो साइक्लोथॉन यात्रा में इसमें प्रमुख भूमिका जो निभा रहे हैं पंकज नयन जी और उपस्थित सभी हमारे युवा साथी, हमारी बेटियां, बहनें, माता, बुजुर्ग और नौजवान साथी, आज आप इस साइक्लोथॉन यात्रा 2.0 में आज शामिल हुए हैं। आज इस यात्रा के रवानगी के अवसर पर आप सब हुए हैं
आप सब बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबको राम राम कहता हूं। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज फरीदाबाद की यह धरती एक बहुत ही पावन उद्देश्य का साक्षी बन रही है। हम सब मिलकर के नशा विरोधी जागरूकता इस साइकिल यात्रा के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि नशे के खिलाफ एक आंदोलन है। मुझे खुशी है कि इस एक जन जागरण का ये संकल्प नशा मुक्त का अभियान बने, जन जन की पहचान। ये मेरे लिए खुशी की बात है। नशे के विरोध चल रहे इस रैली में भाग लेने वाले अपने सभी युवा साथियों की मैं सराहना भी करता हूं और उनको बधाई भी देता हूं। इस नशे के विरुद्ध, इस ड्रग फ्री हरियाणा, इस यात्रा में हम ये संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि घर परिवार बचाना है, घर परिवार बचाना है, नशा मुक्ति अपनाना है। मुझे अत्यंत ये प्रसन्नता हो रही है कि हरियाणा जैसे प्रगतिशील और जुझारू राज्य ने, ये धाकड़ राज्य ने इस अभियान की शुरुआत की है। इसके लिए गत 5 अप्रैल को हिसार से इस साइक्लोथॉन यात्रा का शुभारंभ हुआ था। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।